मेरा आप सभी से आग्रह है कि कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं, कृपया अपना फोन साइलेंट मोड पे कर लें। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के गौरव सम्माननीय डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब, जब मैंने आपसे कहा कि सब आपका मैं परिचय करूं, तो उनका परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो सूरज के परिचय की आवश्यकता नहीं होती, पर फिर भी मैंने 2 लाइनों में आपका परिचय डॉक्टर साहब लिखा है कि ऐसे इंसान, हमारे नरेश त्रेहान साहब किस तरह के इंसान हैं कि जहां पर सच, दया और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो खुदा और भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो यह तय है तेरे दिल में इंसान रहता है। तो डॉक्टर साहब, आपका यही संक्षिप्त परिचय है, और जो आपका औपचारिक परिचय था वो मैंने स्किप कर दिया है आपके आग्रह पे। समाज के सिरमौर हमारे अध्यक्ष श्री केदारमल जी भाला, महामंत्री मनोज जी मुंद्रा, अग्रिम पंक्ति में विराजमान समाज बंधु और जयपुर की विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए और समाज के महानुभाव, मैं देख रहा हूं कि एक एक का नाम लेना संभव नहीं है, बहुत वीआईपी नजर आ रहे हैं, पर समय की मर्यादा है क्योंकि डॉक्टर साहब को अगले प्रोग्राम में जाना है और फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई थी। आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि डॉक्टर साहब यहाँ राजेश कालानी फाउंडेशन और श्री माहेश्वरी समाज जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हम सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब को, केदार जी भाला से मेरा आग्रह है अध्यक्ष से कि वो आप लेकर के डॉक्टर साहब को यहाँ पधारें। समाज बंधुओं की तरफ से हमारे केदारमल जी भाला साहब बुक्के भेंट करेंगे डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब को। बुक्के बुक्के लेके पधारें। मेरा आग्रह समाज महामंत्री मनोज जी मुंद्रा से कि वे शाल पहनाकर डॉक्टर साहब को सम्मानित करें। और उसके बाद राजेश कालानी फाउंडेशन के ट्रस्टी शांतिलाल जी जागेटिया वे भी पधारें। साथ ही महेश जी साबू, पुनीत, तरुण कालानी भी यहाँ पहुंचे स्टेज पर। आप भी सब बुक्के देकर सम्मानित करें डॉक्टर साहब को। और अंत में स्मृति चिन्ह के लिए मेरा आग्रह है महासचिव शिक्षा श्री मधुसूदन जी बियानी से कि वे पधारें, और साथ में अमित गट्टानी जी भी पधारेंगे, सचिव, शिक्षा सचिव एमपीएस जवाहर नगर। मधुसूदन जी बियानी और
अमित गटानी जी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करें। और डॉक्टर साहब, आप तो और हम सीधे डॉक्टर त्रेहान साहब को सुनेंगे। आप सबको नमस्कार। तो एक तो कलानी जी, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें कही जो मतलब जिसके लायक मैं हूं कि नहीं ये तो नहीं पता, पर फिर भी कोशिश ज़रूर करूंगा। तो ये अभी मैं महेश्वरी समाज का नाम तो मैं जानता हूं, मैं उनका काम भी जानता हूं। और हमारे डॉक्टर कासलीवाल हैं जो जिनके फादर यहाँ एसएमएस में प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो कासलीवाल, डॉक्टर रवि कासलीवाल और मेरा सबसे पहला जो एसोसिएट है वो वही है। मैं वापस आया हिंदुस्तान में 1988 में, पर इसको हमने पहले ही एम्प्लॉय कर लिया था फ्रॉम 1986। तो इसलिए इतना पुराना हमारा है जयपुर से जुड़ाव। तो ये मुझे हर वक्त बहुत खुशी होती है राजस्थान आने में, जयपुर में खास करके, क्योंकि जब मैं आया था मैंने एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट बनाया। तो उस टाइम भैरव सिंह शेखावत जी होते थे चीफ मिनिस्टर। तो उनकी भी हार्ट सर्जरी हुई थी मेरे आने से पहले, वो यूएस में करवा के आए थे, कभी कुछ ऐसा हुआ था। पर एक दिन वो अनअनाउंस्ड मेरे ऑपरेटिंग रूम ऑफिस में आ गए और बोला, डॉक्टर साहब आप तो जो करते हो तो करते हो, आपका नाम है, जो अमेरिका में किया यहाँ कर रहे हो, पर जब तक आप राजस्थान के लिए कुछ नहीं करोगे तो फिर क्या है, आप कुछ नहीं है। तो मैंने कहा, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो कहने, आप जयपुर आओ, हमारा एसएमएस देखो, फिर बात करेंगे। तो तब मैं आया था, ये 1991 में, 92 में, वो डेट्स मतलब मेरे ख्याल भैरव सिंह जी थे उसी टाइम चीफ मिनिस्टर थे। तो यहाँ पे एसएमएस में हमने कार्डियोलॉजी, डॉक्टर मधोक होते थे उस टाइम एसएमएस में कार्डियोलॉजी में, और डॉक्टर करण सिंह यादव होते थे चीफ उस टाइम सर्जरी के। तो हमने पूरा प्रोग्राम शुरू किया, भैरव सिंह ने पूरा साथ दिया, सारे कैथ लैब लगवा दी, सब कुछ हो गया। पर फिर जब हम हार्ट सर्जरी करने आए तो पता लगा हार्ट लंग मशीन नहीं है। तो वो फिर हम एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट से मैं लेके आया। वो मशीन अभी भी यहाँ पड़ी हुई है 91 से, कहीं ना कहीं उसको हमने 20 साल तो यूज़ किया, पर अब वो कहीं म्यूजियम में शायद पड़ी होगी। पर उस इतना लगाव। तो मिस्टर नंदा जो चेयरमैन थे एस्कॉट्स के, वो मुझे पूछते थे कि तू जयपुर क्यों जाता है भाई, आप अपना उनको क्यों हेल्प कर रहे हो आप। तो मैंने कहा कि जब मैं हिंदुस्तान से गया था, मैं अमेरिका गया था 1969 में, तो उस टाइम जो कल्चर थी हिंदुस्तान की, जो वैल्यूज़ थी हिंदुस्तान की, हमारी फैमिलीज़ में, बच्चों में, हमारे एनवायरनमेंट में, जब मैं वापस आया हूँ 20 साल बाद, वो एटलीस्ट दिल्ली में तो सब फैमिलीज़ का भाई बहन माँ बाप सारे लड़ रहे हैं, और वो भी पैसे के ऊपर। तो मैं कहा कुछ हो गया ये 20 सालों में जो मेरा मतलब ठीक नहीं लगता। पर जब मैं जयपुर जाता हूँ, उनकी फैमिलीज को देखता हूँ, तो उनमें अभी भी वो वैल्यूज़ हैं। तो इसीलिए मैंने कहा मुझे राजस्थानियों से इसलिए लगाव है कि वो जो पुरानी वैल्यूज़ मैं ढूंढ रहा हूँ वो वहाँ अभी भी हैं। अब मुझे उम्मीद है कि अब भी हैं।
है ना? तो क्योंकि उस बात को भी 30 साल हो गए। तो बात करें आज की स्वास्थ्य की, तो जैसे पत्रकार जी पूछ रहे थे भैया कि क्या है, क्या बात करोगे आप हार्ट टू हार्ट की, तो इसका एक हमें इसको पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूं मैं कि आज के दिन और से 5 साल 10 साल पहले से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है बॉडी की वो काफ़ी बदल गई। टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारा नॉलेज बढ़ा, प्रयास हो रहा है कि कैसे क्यों। तो पहले हम जब डॉक्टर बने थे हमारा फोकस था कि हम जो बीमार हैं उनकी सेवा करें, उनको ठीक करने की कोशिश करें। फिर हमने सोचा कि अगर जो हम उनको इतना बीमार क्यों होने दें, क्योंकि बहुत लेट आते हैं लोग, उनको पता ही नहीं कि इतनी बीमारी हो गई है, तो उसको अर्ली डिटेक्शन में हमने सारा डेवलपमेंट किया। फिर सोचा कि ये एक तो सही है कि बीमारी होने दी हमने, तो प्रिवेंटिव में जाएं कि लोगों को बीमारी हो ही ना। तो हमारा पूरा प्रयास लास्ट 10 साल से यही था कि प्रिवेंटिव डिजीज के ऊपर, हर जो डिजीज की समझ है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करी जाए। तो उसमें लोगों ने सुना, पर हमने ये देखा कि लोगों ने सुना पर वो हम सारी पॉपुलेशन, जैसे आप लोग 100-200 होंगे यहाँ पे, जितने भी 100 हैं, अगर जो मैं आपको बिल्कुल वही लेक्चर दे रहा हूँ कि भाई घी मत खाओ, ये शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, टोबैको मत यूज़ करो, एक्सरसाइज करो, अगर जो मैं वही कहता रहता हूँ तो सारी दुनिया नहीं बदल सकती। सारी दुनिया, हम ये भी समझते हैं कि भाई मुझे क्या होगा, मुझे तो मैं अभी तो जीने दो। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर जो आपके सामने कोई स्वादिष्ट, और खास करके राजस्थान में तो इतना खाना स्वादिष्ट है कि उसका हिसाब ही नहीं कोई, तो वो गेवर खा खा के ही आदमी बीमार हो जाए। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो हम बोल रहे हैं प्रिवेंशन के जनरल रूल जो दे रहे हैं सारी पॉपुलेशन को, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि बीमारी बढ़ती जा रही है। तो हमने कहा कि अब उसको प्रेडिक्टिव हेल्थ में बनाया जाए, कि उन लोगों को वार्निंग दी जाए जिनको सामने ब्लैक एंड व्हाइट में दिखे कि मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क है लाइफ को। तो शायद अगर जो 100 लोगों में 10 लोग हैं जिनको ये मैसेज देना है, तो वो शायद हमारी मतलब बात मानने के भी, हाँ मुझे तो दिख रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट के मेरा तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आज के दिन हम कह रहे हैं प्रिडिक्टिव हेल्थ, उसके लिए हमारे पास साइंस भी बढ़ी, स्किल्स भी बढ़ी, और उसके माध्यम से हमने ये फॉर्मूला बनाया है अब कि हमें ये सबसे पहले पता था कि डायबिटीज़ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, और हमारा खान पान और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि दुनिया से, मतलब अगर जो हम मुकाबला करें तो हम बहुत आगे हैं। ये कहते ही हैं कि इंडिया इज द डायबिटिक नेशन ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा, ये पता हम लग गया, डेटा निकला कि जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो अगर जो एक, जैसे माँ बाप में से एक को है, तो बच्चों को 25% चांस होगा कि उनको भी डायबिटीज होगी। अगर जो दोनों को है, और ये भी कई फैमिलीज में है ऐसा कि दोनों को है, तो वो 50% चांस होगा कि बच्चों को डायबिटीज होगी। ये डायबिटीज की बात है। उसी तरह अगर जो आज के दिन नॉर्मल पॉपुलेशन में जो हृदय रोग है वो 10-12% है, तो अगर जो आपकी फैमिली में हृदय रोग चल रहा है तो उन बच्चों को 25% चांस हो, डबल चांस होगा हार्ट। तो हम, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अपने जीन्स को पहचानिए। अगर जो आपके जीन्स जेनेटिक हिस्ट्री में ही पहले पता लग जाए आपको कि आपका रिस्क कितना है, तो हम उसके उन लोगों पे ऊपर कंसंट्रेट करें
कि हम सारी दुनिया को मत कहें कि समोसा नहीं खाना या गुलाब जामुन नहीं खाना, पर उन लोगों को बताएं कि भैया आप लोगों को इतनी इतनी पैरामीटर चाहिए जिससे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, फिर भी आपको हेल्थी रख सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि अगर जो आपके माता पिता को है डायबिटीज हम आपको नहीं बचा सकते, बचा सकते हैं आज के दिन, पर यह है कि वो नॉलेज भी चाहिए और वो डिटर्मिनेशन भी चाहिए पेशेंट की या फैमिली की कि भाई हाँ हमें बचना है, क्योंकि डायबिटीज बहुत ही हर एक ऑर्गन को करती है, अफेक्ट करती है। और आप देखेंगे लोग जिनको सर्कुलेशन खराब हो जाती है, लेग्स वगैरह की एम्पुटेशन करनी पड़ती हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, लिवर खराब हो जाता है, हार्ट डिजीज हो जाती है, तो किसी को भी हम ये कभी विश ना करें कि डायबिटीज हो। तो आज के दिन हमारे पास टेस्ट भी हैं और जेनेटिक मार्कर्स भी हैं। तो इसलिए जब जो रिसेंटली 5 साल में होने लगा, उसमें ये हम जो एक बंदे का जेनेटिक मेकअप हम देख सकते हैं अब, जिसको हम जीनोम मैपिंग कहते हैं। जीनोम मैपिंग से ये पता लग जाता है कि आपके पास 3 चीज़ों का बहुत अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। वो है हार्ट डिजीज, और हमें पता है कि 3 जीन्स हैं जिनके में पाए जाएंगे उनको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। सिमिलरली डायबिटीज एंड सिमिलरली कुछ कैंसर्स हैं जिनको ऑलरेडी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और रोज नई नई डिस्कवरी हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत पेस पे चल रही है। तो आज के दिन अगर जो आप चारों पहलू जोड़ें हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी के, प्रिडिक्टिव हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ, अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट, चारों को मिलाएं, तो आज के दिन इतना नॉलेज है हमारे पास। और अगर जो कोई मेंटली तैयार हो कि भाई मेरे को हेल्थी रहना है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि 1947 से लेके 75 साल हुए, कई लोग तो पहले ही फाइनेंशियली ठीक थे, पर जो ये जर्नी आई है इसमें बहुत सारे लोगों ने इतना इंडस्ट्री या व्यापार या जिससे भी कमाया इतना है कि वो उसको खत्म नहीं कर सकेंगे। और होगा क्या, जैसे आप देखेंगे हजारों साल पहले अलेक्जेंडर आया था हिंदुस्तान, वो दुनिया को, आधी दुनिया को उसने कॉन्कर किया था, पर जब वो मरने वाला था क्योंकि उसको बीमार हो गया, तो उसने ये बोला, क्योंकि उनका तो वो कॉफिन होता है, क्योंकि उनको मतलब ये फ्यूनरल नहीं करते, उनका पायर में नहीं जलाते, उनको बेरी करते हैं। तो उसका जो कॉफिन बनना था, उसने बोला कि मेरे हाथों के लिए 2 छेद छोड़ देना साइड में, कि मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं खाली हाथ आया था और मैं खाली हाथ जा रहा हूं। तो ये हमारे दिमाग में ये बात है कि हम अपनी सक्सेस को ढूंढते हैं कि एक जैसे मेरी सक्सेस के भाई कितने सक्सेसफुल ऑपरेशन किए, आप जो व्यापारी लोग हैं उनमें कितनी आप लोगों ने मूवमेंट करी, इंडस्ट्री बनाई, कितनी सक्सेसफुल बनाई, वो सब बातें हैं और वो इक्वल है। जो हमारी सेटिस्फैक्शन और आपकी सेटिस्फैक्शन सेम है, पर सेहत नहीं हो तो दोनों की सेटिस्फैक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जिन लोगों को ये पता है कि हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रहा है, उनको अगर जो वो प्रॉपर चेकअप और प्रॉपर उनकी पैनलिंग कराई जाए तो बताया जा सकता है कि ये चीज़ों से दूर रहना है, ये लाइफस्टाइल अपनाना है, उसके बाद जो मर्जी करो, उसके बाद कोई रुकावट नहीं है। तो इसीलिए अब देखोगे आप, नेक्स्ट जनरेशन भी बैठे हैं यहाँ, बड़ी खुशी है। तो उसमें ये खास करके नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर जो वो आज के दिन से ही हम उसकी अंडरस्टैंडिंग करें तो बहुत ही सक्सेसफुली बचाया जा सकता है फ्रॉम एनी प्रॉब्लम। बट जीन्स एंड जीनोमिक सीक्वेंसिंग करा के वी कैन डू द होल थिंग कि कहाँ आपको डेंजर है, कहाँ आपको नहीं है।
तो ये तो बताते हुए मैंने बताया कि आपको अपडेट क्या है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ भी बहुत बढ़ गई। लास्ट 10 ईयर्स में आप देखोगे, जैसे आप लोगों ने स्टेंटिंग वगैरह तो सुना ही हुआ है, आपने बाईपास वगैरह सुने हुए हैं, बट अब क्या तरक्की हुई है कि जैसे अगर जो आप बाईपास सर्जरी देख लें, जिन लोगों को आज कहते हैं कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, उनमें से 90% का आज हो सकता है। जो हाथ खड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ये तो गया। ये हमारी मतलब सब, जैसे मैदानता में हम रोज़ इसको डेवलप करते हैं, तो हमारा 30%, क्योंकि हम 6000 ऑपरेशन करते हैं साल के हार्ट ऑपरेशंस, और उनमें से एटलीस्ट 2000 वो होते हैं जो रिजेक्ट होके आते हैं और जगह से कि भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। उसके साथ साथ हार्ट ट्रांसप्लांट भी बहुत सक्सेसफुल हो गया, अब तो हम रूटीनली करते हैं, 90% सक्सेस है उसमें। उसके साथ साथ जो वो कैथेटर के माध्यम से जैसे वाल्व चेंज करते हैं, माइट्रल वाल्व की रिपेयर करते हैं, तो ये सारा स्पेक्ट्रम चेंज हो गया कि जो मूवमेंट ये है कि जितना कम से कम बॉडी को तकलीफ पहुंचाई जाए उतना ही अच्छा है। तो बाईपास, एओर्टिक वाल्व, ये सब चीज़ें अब रोबोटिक्स से करते हैं, तो ये भी चेंज हुआ। बट प्रयास ये है कि अगर जो हमारे हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, तो दुनिया के सारे हॉस्पिटल मिला के अगर जो हम बीमार होने देंगे सबको, तो वो नहीं कर सकेंगे उनका इलाज। तो इंडिया को तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी पॉपुलेशन की तादाद देखते हुए कि हम अपने आप को हेल्प भी करें। ये तो आप पाक कर दीजिए। अब आया कोविड। अगर जो प्रॉब्लम्स ये तो थे ही ऑलरेडी, बट कोविड ने हम सबको और भी हिला दिया, दुनिया को हिला दिया। अब ये है कि कोविड ने क्या किया बॉडी को। सो बॉडी, कोविड जो वायरस है, लाइक एनी अदर वायरस, पहले तो हमने सोचा जब शुरू में कि कोविड सिर्फ फेफड़ों को अफेक्ट करता है और लोग फेफड़ों की वजह से तकलीफ में आ जाते हैं, कुछ ऊपर भी चले गए। पर इटली में बरगामो एक स्मॉल छोटी सिटी है, जिसमें वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे कि क्या करता है वायरस, तो दुनिया सफ़र करेगी। तो उन्होंने जो लोग मतलब जिनकी मृत्यु हो गई थी कोविड से, उनकी ऑटोप्सी करी। ऑल्दो उस टाइम WHO ने बोला कि ये बैंड है, इसको मत आप कर नहीं सकते, पर उन्होंने करी ये देखने के लिए कि दुनिया को क्या बताएं। उससे जाहिर हो गया कि ये वायरस सिर्फ लंग्स में नहीं जाता, ये हर जगह जाता है बॉडी में, और वो उसका जो नुकसान करता है वो इन्फ्लेमेशन करता है सारी बॉडी की। उसके जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो बिल्कुल सारी बॉडी को डिस्टर्ब कर देते हैं, खास करके जो आर्टरीज हैं। तो इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हुए उस पीरियड में, क्योंकि आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन हुई, वहाँ ब्लड क्लॉट हो गया, हार्ट अटैक हो गया। आपने सुना होगा कि कोई नौजवान एक्सरसाइज करने गया कोविड के बाद, और वो अपने एक्सरसाइज करते करते ही कोलैप्स हो गए। ये बहुत बहुत सारा हुआ। तो इसका मैकेनिज्म, फिर इसका मतलब ये था कि हमने देखा कि ये हार्ट मसल को भी बहुत अफेक्ट कर रहा है। कई लोगों का हार्ट पंपिंग बहुत कमज़ोर हो गया। सो उसके लिए ट्रीटमेंट जो था, पहली बात तो उसकी डायग्नोसिस के लिए MRI, कार्डियक MRI डेवलप किया गया, जिसके माध्यम से पता लग जाता है कि कितना इन्फ्लेमेशन हुआ और कितना मसल फाइब्रोस हुआ। तो वो करने से आज के दिन जिन लोगों को देखा हमने, डेल्टा वेव में तो कम से कम 30% लोगों को हार्ट की अफेक्ट पड़ा था। अब ओमिक्रॉन में कोई 5-7% को है। पर जो भी एक्सरसाइज करते हैं, और ये खास करके यंग लोगों के लिए, क्योंकि जिमिंग वगैरह काफ़ी इंटेंस है, जो इंटेंस जिमिंग करते हैं, अगर जो कोविड होगा उसके बाद अपना चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए इंटेंस एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि हार्ट मसल इरिटेबल हो जाता है। अगर जो इरिटेबल होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम सडनली, वो जिसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, कि हार्ट पंप करना बंद कर देता है, वो ऐसे ऐसे हिलना शुरू करता है, तो देन पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। तो इसीलिए ये भी वार्निंग है कि कोविड ने काफ़ी सारा सिनारियो बदल दिया। लोगों को लिवर प्रॉब्लम होने लगे,
लोगों को अभी तक ब्रेन फॉग जिसको कहते हैं वो भी है, और ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जैसे डायरिया या डिस्टर्ब्ड बावल जो है वो भी बहुत हुआ और बच्चों को भी हुआ है। तो इसीलिए अगर जो आज के दिन, वो बात तो पुरानी है, अगर जो सारी पॉपुलेशन ही ये मान जाए कि जो आइडियल डाइट है, जो योगा और एक्सरसाइज है, जो वेट कंट्रोल है और अपना एनुअल चेकअप जो है, अगर जो इन चीज़ों को सब हर एक लोग कर लें तो बहुत ही अच्छा है। पर हम देखते हैं कि लोग नहीं करते, वो थोड़े लेजी हो जाते हैं। तो एटलीस्ट एक बार प्रोफाइलिंग तो हो जाए कि आपका कितना रिस्क है किस चीज़ के लिए। तो इसलिए वो स्पेसिफिक लोगों के लिए तो कुछ कर सकते हैं हम। तो जैसे मैंने बताया कि मोलिक्यूलर एनालिसिस, जेनेटिक एनालिसिस, फैमिली हिस्ट्री और बायोकेमिकल जो स्ट्रक्चर है बंदे का देख के हम बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि किस किस को हार्ट डिजीज होगी, किसको नहीं होगी। तो इसीलिए ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि क्या आज के दिन टेक्नोलॉजी बढ़ी है। थैंक यू सर। और क्या संभव है। तो वो जो हम पुराने लेक्चर दिया करते थे कि भाई ये मत करो, वो मत करो, वो उसको फोकस किया जा सकता। पर एक जनरल बात जो आई है जो सबके लायक है और खास करके हमारी जनरेशन के लोगों को, एक्सक्यूज मी, ये जो आई है कि एक एजिंग प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है। अगर जो आप 50 साल से पहले लें अपनी उम्र और 50 साल के बाद लें तो बॉडी का चेंज शुरू हो जाता है इन द डिफरेंट डायरेक्शन। बिटवीन 50 एंड 60 सबसे पहला चीज आप नोटिस करेंगे कि आपके जो मसल्स हैं वो इतने, मतलब मसल मास कम होता जा रहा है। वो आप नहीं फील करेंगे कि कोई जितना स्ट्रेंथ था मेरे में उतना आज भी है, पर उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी, चाहे किसी को आदत हो ना हो आदत हो, लाइट वेट्स जरूर करने चाहिए और हर मसल को एक्सरसाइज करना चाहिए। अब इसके लिए योगा सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि आप सूर्य नमस्कार करो तो सूर्य नमस्कार हर एक मसल को एक्सरसाइज कर देता है। कोई जैसे हमारे नौजवान इतने मोटे मोटे मसल बनाते हैं वो बहुत खराब है, वैसा नहीं चाहिए। पर यह है कि अपना मसल मास एज ए पर्सन जिसकी उम्र 60 साल तक आ रही है उसको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि जो इम्यूनिटी है बॉडी की, इन्फेक्शन से बचना है और डिजीज से बचना है, वो मसल मास से आती है। तो अपना मसल मास को, जैसे जो कहते हैं, जो भी बोलो, डोले, जो भी मसल्स हैं, तो हम टेक्निकली बाइसेप्स वगैरह कहते हैं, उसको डिटीरियरेट नहीं होने देना, एक सबसे बड़ी बात। दूसरा, और खास करके लेडीज के लिए, बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उसका चेकअप जरूर करा लेना चाहिए कि अगर जो जिसको है उसको हम मेडिसिन से या सप्लीमेंट से, मेडिसिन भी नहीं है, सप्लीमेंट से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज, योगा से और सप्लीमेंट से ऑस्टियोपोरोसिस को, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन ये है कि जब आप 70 क्रॉस कर जाते हैं लेडीज और मैन ऑल्सो, कि बोन्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, छोटी सी भी चोट लगे तो फ्रैक्चर हो गया। तो वो, और आप देखोगे कितने लोगों की अंतिम यात्रा होती है एक हिप फ्रैक्चर से, क्योंकि उनकी बोन्स ही, अब हिप फ्रैक्चर हो गया 70 साल की उम्र में, और भी डायबिटीज़ भी है, ये भी है, वो भी है, तो ऑपरेशन भी करना कई बार मुश्किल होता है। ऑपरेशन कर भी दिया तो मोबिलिटी कम हो गई, मोबिलिटी कम हुई तो हेल्थ वैसी डाउन हो गई। तो इसीलिए ये कई बार ऐसा होता है कि जो ब्रिटलनेस से प्रॉब्लम है, तो पहला काम मसल मास, जिससे बोन्स भी ठीक रहेंगी। दूसरा, बोन हेल्थ। तीसरा,
न्यूरोलॉजिकल ब्रेन हेल्थ, आप देखेंगे ये हम कई बार बोलते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद कुछ भूलने लगता है, नाम भूल जाते हैं, कुछ अभी आपने कुछ रखा कहीं, फिर वो उसको ढूंढते रहो सारा दिन कि मैंने कहाँ रख दिया। ये साइन है कि मेंटल हेल्थ जो है वो क्योंकि स्लो हो रही है। ये बॉडी स्लो होगी चाहे जो मर्जी करो, पर कितनी जल्दी आप स्लो होने दोगे ये आपकी मर्जी है। तो अगर जो आप देखोगे कि लॉयर्स को एल्जाइमर या डिमेंशिया नहीं होता मोस्टली। नहीं, हम तो मजाक में कहते हैं कि तो पैदा हुए थे डिमेंशिया से, बट मतलब दिमाग तो खराब था ही उनका, पर उनको डिमेंशिया नहीं होता, उनको एल्जाइमर नहीं होता। क्यों? वो अपना ब्रेन यूज करते हैं सारा टाइम, अच्छे या बुरे के लिए वो बात अलग है, बट ब्रेन यूज करते हैं बहुत ज्यादा। और उनके ऊपर एज लिमिट नहीं है, जब तक आप खड़े हो सकते हो तब तक आप कोर्ट में जाके कर सकते हो। तो सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग अपने ब्रेन को यूज करते रहते हैं उनकी एजिंग और डिमेंशिया बहुत कम होता है। तो इट इज यूज ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सो इसीलिए ये जरूर ध्यान रखना है कि यू आर एक्सरसाइजिंग योर ब्रेन। इसीलिए ये एक्चुअली इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ गई पर रिटायरमेंट एज उसके हिसाब से आगे नहीं बढ़ी। तो कई लोगों को फोर्सफुली रिटायर होना होता है और अगर जो मोटिवेशन नहीं है तो वो घर ही बैठ जाते हैं। तो इसीलिए वी नीड टू स्टिमुलेट योर ब्रेन। कई सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप देखोगे कि लोग क्रॉसवर्ड पजल करता है कोई, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स इतनी हैं जिसमें आप देख सकते हो, सुडोकू है, वो है, सो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड ये फिर बच्चों का काम है कि पेरेंट्स को कोक्स करना और ये सब चीज़ें से पार्टिसिपेट करना। बिकॉज इफ यू लीव देम अलोन एंड दे टीवी देखते रहो, कुछ ऐसे ही करते रहो, तो देन योर कॉग्निटिव पावर गोज डाउन। ठीक है ना? सो 3 चीजें मैंने आपको बताई। चौथा है कि अगर जो आपको से डायबिटीज है, डायबिटीज का क्या प्रॉब्लम है कि वो सारी बॉडी को इफेक्ट करेगी, आईज को, किडनीज को, हार्ट को, लिवर को। बट किडनीज इज द मोस्ट वल्नरेबल। आप देखोगे कि किडनी फेलियर हो गया, डायलिसिस पे चले गए, उसको प्रिवेंट करना है। क्योंकि ना डायलिसिस एक कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस है और ना किडनी ट्रांसप्लांट कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। वो तो जाते हैं बस, सब ठीक है, बट टू बहुत डिग्री तक इसको प्रिवेंट किया और या रोका जा सकता है। बट इसका मतलब ये है कि सबसे पहला साइन जो किडनी फेलियर का आता है वो आता है कि यूरिन में प्रोटीन निकलनी शुरू होती है। तो अगर जो किसी को डायबिटीज है लॉन्ग स्टैंडिंग, तो हर 2-3 महीने में अपना यूरिन जरूर चेक कराना। सिंपल टेस्ट है, यूरिन में प्रोटीन है कि नहीं है। अगर जो माइक्रोएल्ब्यूमिनिया है तो इमीडिएटली आपको बहुत अग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी है, अपने आप को रिवर्सल करना है कि भाई ये जो कैजुअली नहीं लेना कि मेरा ब्लड शुगर 140 है, कोई बात नहीं है वो। सो यू कैन प्रिवेंट। तो इसीलिए एजिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, ये हमने काफ़ी सारी वो मतलब स्टेटिस्टिक्स डेटा निकाल के ये देखा है कि कैसे डिटीरिएट होता है। बट ये 4 मेन चीज़ें हैं अपने आप को फेलियर से बचाने के लिए। सो ओवरऑल हेल्थ एक्चुअली, वो तो पुराना एडेज है ना, हेल्थ इज वेल्थ, बट एक्चुअली है, ये तो वैलिडेट हो गया। अब दूसरी तरफ से आप आओ, साइकोलॉजी की तरफ से। एक बहुत बढ़िया स्टडी निकली है यूएस से। उन्होंने क्या किया, 50,000 लोग लिए 20 साल की उम्र के, उनको 70 इयर्स की उम्र तक फॉलो किया है। ठीक है, क्योंकि वो रजिस्ट्री हो गई, हर साल वो बताते थे क्या कर रहे हैं, क्या है, वो क्वेश्चनर फिल करते थे, तो ये डेटा कलेक्ट होता गया।
उसमें ये निकला कि जो लोग नेगेटिव ट्रैक पे थे वो सबसे ज्यादा बीमार हुए और वो सबसे ज्यादा उनकी एज कम हुई, और जो लोग जिनके दोस्त बहुत थे, हंसते खेलते रहते थे, पॉजिटिव थिंकिंग करते थे, जो महेश्वरी समाज के मेंबर्स हैं उनके लिए उन वो सबसे ज्यादा, क्यों नहीं, अगर जो आपको कोई अच्छा काम करने हैं तो खुशी तो होगी, तो जो अच्छा काम करते हैं वो लॉन्गेस्ट, तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये तो हम पहले कहते थे पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, बट ये डॉक्यूमेंट हुआ है, 50,000 लोगों को उन्होंने ऑफर किया, मतलब फॉलो किया। अमेरिका में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, कि इस चीजों में साइकोलॉजिकली नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल अपनी बॉडी या दिमाग से निकालना है, कुछ भी हो। तो इसका मतलब ये है कि टॉलरेंस, और मैंने ये देखा है, हम स्टडी करते हैं सारी चीजें, एक आप पता नहीं आपके राजस्थानी लैंग्वेज में इसका क्या इक्वल होगा, पंजाबी में कहते हैं खिज, खिज समझते हो आप लोग, इरिटेशन, you're right, खिज is an irritation, that too much getting into each other's hair creates irritation, वो उससे बचना है। खास करके अब मेरा ख्याल, मेरी शादी आप लोगों को सबसे ज्यादा साल हो गए, कोई है यहाँ पे जिसको 53 ईयर्स से ज्यादा शादी हुई? आप? बहुत अच्छा, कितने साल हो गए? हाँ चलो, तो कोई तो मिला अच्छा। और अभी भी आप स्माइल कर रहे हो, यही सीक्रेट है, ठीक है ना। सो वो खिज जो है, क्योंकि यू हैव टू, जैसे कई चीजें तो गानों में बनी हुई, लिव एंड लेट लिव, ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल कंट्रोल करे कोई किसी को करे, वो इरिटेशन हो जाता है। तो इसलिए जिसका हैप्पी हाउस होल्ड है वो लंबा जिएगा और खुश जिएगा, तो ये बात है। बाकी आप लोग ज्यादा जानते हो लाइफ कैसे बिताई जाती है, बट ये जरूर है कि हिंदुस्तान जैसी कंट्री में जितना भी हम पिछड़ियों के लिए करें उतना ही कम है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान को आने में और 5, 10, 20 साल लगेंगे। पर अगर जो यही ट्रैक रहा, तो मैं बता रहे थे कलानी जी कि आप लोग किन को सपोर्ट करते हो, तो मैंने कहा अगर जो वो चलता रहा तो आने वाले 10-20 साल में हिंदुस्तान का नक्शा बदलेगा मेरा ख्याल है। तो आप लोग सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हेल्थी रहें, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। ओके, कोई है क्वेश्चन है? है जी? नहीं, यही से मैं अभी तो थका नहीं हुआ। नहीं, देखो ऐसा है कि इसका एक लाइन का आंसर नहीं होता, इसका एक लाइफस्टाइल आंसर होता है, और मोस्ट डॉक्टरों को ये पता है कि क्या क्या होना चाहिए। तो आइडियल बॉडी वेट है, मसल मास है, बोन हेल्थ है। तो आप अगर जो सबसे बड़ा मंत्र, मतलब मैं तो आज 24 साल हो गए मुझे योगा करते हुए, तो मैं ये कह रहा हूं कि योगा से बढ़िया चीज नहीं है, खास करके डायबिटिक्स के लिए भी। बट मेन ये है कि जो ये बॉडी इज लाइक अ बैंक अकाउंट, उसमें जितनी कैलोरीज डालोगे उतनी निकालोगे तो ठीक रहेगा। अगर जो आप ज्यादा डालोगे और कम निकालोगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। सो द बॉडी विल बिकम बल। सो ये डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे मैंने बोला, यूरिन टेस्ट, और मैं डॉक्टरों से पूछता हूँ अपने कि भाई कराते हो कि वो कहते नहीं, लोग कहते हैं बहुत ज्यादा करा रहे हो। 3 महीने में यूरिन टेस्ट कराने में क्या नुकसान है? आज के दिन तो 25 रुपए 50 रुपए में ही हो जाता है। और दूसरा आई साइट। अच्छा, जो हिडन एनिमी हमारा है वो हाई ब्लड प्रेशर है।
26% लोगों को जिनको पता ही नहीं कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो भी चेक, तो एनुअल चेकअप होगा तो पता लग जाएगा सब बात। हाँ जी, ओके, सॉरी। So एक क्वेश्चन है, it seems that many a times chest pain near heart is due to acidity, and acidity also affect blood pressure. So how an individual can differentiate between real heart pain, that is attack, and pain due to acidity without going to a doctor? As these days chest pain due to acidity is very common, every time going to a doctor is practically difficult. At the same time, risk of heart attack cannot be ignored. यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये तो हमारी डाइट में ही है कि यू विल गेट हार्ट बर्न और एसिडिटी और जो भी कुछ कहेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू टेक एन एंटासिड, इट्स द मोस्ट सिंपल थिंग टू डू। जेलुसिल की 2 गोलियां खा लो, आपको पता लग जाएगा कि ये एसिडिटी है कि नहीं। सो कईयों कोई अमृत धारा है, कोई पुदीना हरा है, जो भी कुछ करते हो आप, अगर जो वो 15 मिनट में ठीक नहीं होता, वैसे ही चल रहा है, तो देन यू शुड बी वरी कि ये हार्ट से तो नहीं है। और सिंपल तरीका है, आप जाएं किसी भी, आप तो हॉस्पिटल्स भी हर जगह बन गए, नर्सिंग होम भी हैं, अपना कार्डियोग्राम कराना है, उसमें कोई शक निकलेगा तो सिंपल ब्लड टेस्ट है, ट्रोपोनिन, पता लग जाता है कि 1 मिनट में कुछ है कि नहीं। सो अब उसका एक सिंड्रोम है, जैसे एक यंग लोग हैं 35 इयर्स, फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, फैमिली में हार्ट डिजीज की है या डायबिटीज की है, तो इमीडिएटली यू नो आई हैव द पॉसिबिलिटी कि आई एम ऑल्सो डेवलपिंग इट। So then those people who have family history should be much more aggressive about getting themselves checked out. और हर चीज का टेस्ट अवेलेबल है, सिंपल टेस्ट है। भाई आपको तकलीफ करनी है कि एक अच्छी जगह जाएं, वेदांता से अच्छी जगह तो कोई है नहीं, पर नहीं सही बात भी है, सॉरी, लगेगा कि है। देखो मैंने बनाया था एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, मैंने बनाया था, पर वो कुछ अपने दोस्त ले गए जो जेल में बैठे हैं अभी, पर इसके बाद लेंगे सर अभी क्वेश्चन। पर एक दिन बनेगा, मेदांता बनेगा जयपुर में। मैंने बताया ना, राजस्थान से मुझे लगाव है, सो अपने लिए, अपने लगाव के लिए बनाऊंगा मैं फॉर श्योर। So if there is another question, पर यहाँ एक मैं बताऊं आपको राजस्थानियों की खसूसियत, मतलब जयपुर वालों की, क्योंकि पैसा तो बहुत है जयपुर में, ये तो जाहिर है, जितनी बैटिंग क्रिकेट में होती है यहाँ से वो दुनिया में नहीं होती। पर जब उनसे बात करोगे हॉस्पिटल बनाना है, तो बोलते हैं डिनर पे आ जाना, फिर बात करेंगे। हमारे कई दोस्त यहीं पे बैठे हैं कई। सो इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि भाई बनना चाहिए। तो इसीलिए एक मेदांता का कोई लेवल कोई पार नहीं कर सका अभी तक, तो वो बनाऊंगा मैं, पर जरा नेक्स्ट एक पीढ़ी छोड़ के फिर नेक्स्ट में उसका टर्न है जयपुर का। हाँ जी। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो महेश्वरी समाज इकट्ठा होकर बना सकते हैं हम उनके लिए, ऐसी क्या बात है। आप लोग हिम्मत करो, जिसके पास सिटी में लैंड है वो बात करे। अच्छा, if calcination is a continuous process in human arteries and it may cause cardiac arrest issue at the age of over 45 or 50 years, but why these days heart attacks are happening at age between 25 to 40, even why it's happening at gym during activity sports, what is the cause and remedy? So एक तो मैंने आपको बताया कि वायरल अफेक्शन, अब तो कोविड की वजह से तो बहुत इंटेंसिव टेस्टिंग हुई है, पहले इतनी होती भी नहीं थी। यू कैन गेट व्हाट वी कॉल मायोकार्डाइटिस फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, फ्लू से भी हो सकता है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली देयर आर फैमिली हिस्ट्री जो है वो, अगर जो आपके पेरेंट्स को 50-55 में हुई तो बच्चों को 25, 30, 35 में भी हो सकती है। इसीलिए तो मैं वार्निंग दे रहा था
कि जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीज है उनके लिए वी हैव अ स्पेशल चेकअप प्रोग्राम एंड स्पेशल फ्रीक्वेंसी सो दैट यू कैन से कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक तो वो दिमाग में फिक्र नहीं रहना चाहिए कि यार मुझे हो ना जाए, एवरी टाइम कुछ मसल पेन होती है या कोई एसिडिटी होती है कि कुछ हो जाएगा। वो एंजाइटी इज ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग टू हैव। तो इसीलिए अगर जो खास करके जिन लोगों में जेनेटिक हिस्ट्री है उनको तो अपना पूरा चेकअप करवा लेना चाहिए। दैट्स वन। सर अभी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, देखो पूछ रहे हैं सर। अच्छा अभी नेक्स्ट आपकी टर्न है भाई साहब। हाँ नहीं आ जाएगा। हाँ जी पूछो। If someone has herpes virus on ear, what is the treatment for a person who has had a stroke and paralysis has come on half of his face? So herpes itself is a different entity. It's not like what universal के उसी की वजह से कुछ होगा। Herpes it presents in many ways. हाँ आप बोल रहे हो herpes meningitis, herpes जैसे वो shingles होते हैं जैसे वो नर्व के along हो जाती है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, उसको पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। हाँ नहीं तो देखो ऐसा है क्या है कि थोड़ी प्रॉब्लम रही, मुंह में टेढ़ापन वगैरह ये, और एक कान से सुनाई भी नहीं देता, जिस साइड में स्ट्रोक हुआ। नहीं वो इफेक्ट तो हुआ है ब्रेन, आप बता रहे हो, बट मैं बता रहा हूँ कि वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ये जो हर्पीज हो सकता है, हर्पीज इज ऑल्सो वायरस राइट। हाँ तो हर्पीज उसको तो हर्पीज से भी होता है। तो द पॉइंट इज कि फॉर इनके लिए एंटीवायरल्स हैं। नहीं लिया पर अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ है, कान से तो सुनाई नहीं देता, बंद हो गया अभी। नहीं वो अगर जो परमानेंटली इफेक्ट हो गया तो वो शायद टाइम लगे या नहीं रिवर्स हो, ये भी हो सकता है। 5 साल हो। हाँ तो जैसे 1 साल पे मतलब नहीं, जितनी रिकवरी नहीं हुई तो फिर शायद कम ही हो, पर एक पर्टिकुलर केस के लिए या तो मुझे हिस्ट्री भेजो, ऐसे तो उसकी समझ नहीं आएगी। ओके और आप भेजो मेरे को, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उस पर भेज दो सारी, वील फाइंड आउट क्या है। अच्छा पूछो भाई हिंदी, बिकॉज आई हैव टू गो नाउ। हाँ आप पूछो भाई साहब। हेलो। हाँ जी हाँ भैया। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था और सिंपल सवाल था और कॉमन सवाल था सबके लिए कि जो एसिडिटी का दर्द होता है वो हार्ट अटैक के दर्द से किस प्रकार भिन्न होता है? नहीं देखो ऐसा है कि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होगा, एक होता है स्टेप्स होते हैं कैसे हार्ट अटैक का पता लगे, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। कि कोई आदमी तेज चल रहा है, आप सुबह वॉक के लिए जाते हो, 3 किलोमीटर चलते थे, अब 1 किलोमीटर पे दर्द होना शुरू हो गया, रुक जाते हो तो दर्द बंद हो जाता है, इसका मतलब वो हार्ट से आ रहा है। पर ये देखोगे कई लोगों को ये वार्निंग नहीं मिलती, खास करके जिनको डायबिटीज है। डायबिटीज वालों की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं हार्ट की, वो डेड हो जाती हैं, तो उनको पता ही नहीं लग जाता जब तक वो लास्ट स्टेज ना पहुंचे। इसलिए जब आप कहते हो कि ये बर्निंग हो रही है, ये नॉर्मल भी, वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल भी हो सकती है और हार्ट से भी हो सकती है। उसका मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, आप एंटासिड लो, कई चीजें अवेलेबल, जैसे मैंने बोला पुदीना हरा है, जेलुसिल है, ये कई चीजें हैं, अमृत धारा है, लोग अपनी ग्रैंड मदर की रेसिपीज कई होती थी। अगर जो उससे नहीं ठीक हो रहा तो सोचो कि भाई ये हार्ट अटैक हो सकता है, तो इसीलिए अपने घर पे नहीं सोना। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग कि वो कहते हैं यार सुबह 3 बजे, क्योंकि बहुत सारे हार्ट अटैक्स अर्ली आवर्स में होते हैं, तो वो बोलेंगे यार अभी तो किसको डिस्टर्ब करें, फैमिली को उठाना पड़ेगा, सुबह हो जाएगी फिर चलेंगे, तब तो मतलब नुकसान बहुत हो चुका होगा उस टाइम तक। तो इसीलिए जो तकलीफ है लाइफ में 2-4 बार होगा, ऐसा कभी रोज तो नहीं होगा। और अगर जो होगा तो फिर वो नहीं सोचना कि यार मैं क्यों जाऊं, देखो अवॉइड कर लूं, उसमें कई लोगों की लाइफ चली गई। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था कि जिस तरीके से आपने बताया कोविड ने जितना हमें नुकसान पहुंचा चुका है,
अब थर्ड वेव आ रही है और कहा जा रहा है कि इंडियंस में काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो क्या रियल में कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है? देखो ऐसा है कि जब कोविड शुरू हुआ था हमने कई बहाने बनाए कि हमारे को बीसीजी लगा है, हम स्ट्रीट का खाना खाते हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हमें कुछ नहीं होगा। उसने सारे हिंदुस्तान को पटक दिया कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को, ये हालत हुई हमारी। तो इसीलिए एज ए पर्सन, एज ए डॉक्टर, आई स्टिल बिलीव कि सावधान रहना चाहिए। लापरवाही में कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही हो सकता है। तो इसीलिए अगर जो आप क्राउडेड प्लेस में जाते हो तो जहाँ पे जिसको कहते हैं शोल्डर टू शोल्डर रबिंग हो रही है तो वहाँ पे मास्क पहनना चाहिए। मैं अभी प्लेन से आया हूँ, आई स्टिल वेयर अ मास्क एट द एयरपोर्ट। सो इसीलिए आई थिंक कि जितना कॉशन आप रखो उतना अच्छा है। और इसका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ये पहली बार कोविड आया है और इसका बिहेवियर पैटर्न किसी को पता नहीं है। और ये सच्ची बात है कि ओमिक्रॉन और उसके जो सब वेरिएंट्स हैं वो काफ़ी वीक हैं, मतलब कि बीमारी कोई इतनी इंटेंस नहीं हो रही, पर जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको फिर भी हो रही है। तो ये नहीं कि आप लोग इम्यून हैं, इसीलिए मतलब डर के भी नहीं रह सकते, पर लापरवाही से भी नहीं रहना है। ये मेरा मैसेज है। सर मेरा आपसे एक सवाल ये था कि राजस्थान में एक हेल्थ स्कीम शुरू हुई है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जिसको RGHS बोलते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो क्या मेदांता में सर इसका कुछ आगे ऐसा हो सकता है, राजस्थान प्रोबेबिलिटी है कि? नहीं, मुझे अब पक्का मुझे नहीं पता कि हो सकता है हमारे लोगों को, बट पुनीत जी यहाँ पे हैं, ये बता देंगे कि हमें रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ तो आई टेक ए लुक एट इट। हुआ है? हाँ तो फिर है, कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट। हाँ जी सर, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा आपसे। मैं मीडिया से हूँ। एक छोटा सवाल है कि लोगों में एक आम धारणा है कि जब से कोविड हुआ और कोविड के बाद में जो वैक्सीन लगाई गई तो हार्ट डिजीज ज़्यादा बढ़ी है। इस बारे में आपका एक डॉक्टर के नाते क्या सोचना है? नहीं, आपका कहने का मतलब मुझे पूरा नहीं समझ आया कि कोविड में हार्ट डिजीज के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। जी, और ये अधिकांश लोगों का मानना है कि जिनके वैक्सीन लगी है उनको ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये कोई रूल नहीं है। देखो ऐसा है कि वैक्सीन ने बहुत लोगों को बचाया है, बहुत लोगों को बचाया है। तो इसीलिए ये तो नहीं कहना कि जिनको वैक्सीन लगी उनको ज़्यादा हुई है और जिनको वैक्सीन नहीं लगी उनको उससे भी ज़्यादा हुई है और भयंकर होती है। तो इसलिए वैक्सीन के अगेंस्ट नहीं है, पर अब ये सोचने की बात है कि कितने बूस्टर लगवाओ। ठीक है, तो वो बात सही है। और अगर जो ये नेजल वैक्सीन जो निकली है, अगर जो वो इफेक्टिव होती है तो हो सकता है कि बहुत आसान हो जाए लेना, और वो देखते हैं, अभी टाइम बताएगा। ओके डॉक्टर साहब, आप एक लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे। डॉक्टर साहब एक निवेदन, हमारी रेट बीपी की मानी जाती है 80 से 120। ये हार्ट पेशेंट के अलग होती है या एज के हिसाब से अलग हो जाती है या सर्दी में और अलग हो जाती है? मेरे को पूरा नहीं समझ आया क्या पूछ। हम मानते हैं 80 से 120 होनी चाहिए बीपी, हाँ, लेकिन यदि जो हार्ट पेशेंट है या सर्दी में या एज के हिसाब से ये अलग हो जाती है, कुछ बढ़ जाती है? नहीं बढ़ जाती है एज से, तो वो उसको हार्ट डिजीज और पहले क्या आया, हाई ब्लड प्रेशर के पहले हार्ट डिजीज आई, बट एज के साथ दोनों ही बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है इसलिए यू हैव टू, क्योंकि आर्टरीज जो है वो स्टिफ हो जाती है। जैसे आपकी स्किन बचपन में होती है, जिसको बेबी स्किन कहते हैं, और हमारी उम्र में जो है उसमें फर्क है। तो वही आर्टरीज को भी इंटरनली वही प्रॉब्लम आ रहा है। सर एक क्वेश्चन है मधुसूदन जी बियानी द्वारा, क्वेश्चन था लास्ट, जनरल सेक्रेटरी एजुकेशन। एक सेकंड सर, मैं हाउ सेफ इज टू इम्प्लांट स्टंट्स एंड हाउ मेनी स्टंट्स कैन बी इम्प्लांट्स? How many stents can be implanted? As in today's scenario, people are also implanting 4 to 5 stents. It is not feasible to go for bypass surgery instead of putting 4-5 stents. नहीं, देखो ये तो प्रॉब्लम है कि लोग
कई बार एक्सेसिव लगा देते हैं स्टेंट्स, उससे क्या होता है कि वो स्टेंट बंद भी होंगे, क्योंकि हर स्टेंट का 10-15% चांस होता है बंद होने का। पर जो वो अगर जो 5-6 स्टेंट लगे हों तो फिर उनकी बाईपास भी इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो आर्टरी ही मेटल बन जाती है। तो इसीलिए बहुत केयरफुली सोचना चाहिए। और मतलब एक सेकंड ओपिनियन ले ली, अगर जो इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव डिजीज़ है, यूजुअली ये बहुत बड़ी स्टडीज़ बनी है वर्ल्ड में कि बाईपास इन पीपल हु हैव 3 आर्टरी डिजीज़ शुड बाईपास इज मच बेटर देन स्टेंटिंग as far as life expectancy is concerned, trouble-free life is concerned, and healthy life is concerned. हाँ, ये बहुत सारी स्टडीज आ गई हैं सर। ओके, एक यार सर देखो, मैं एक पूछना चाह रहा था सर, मोस्टली केसेस के अंदर में जब कार्डियक अरेस्ट होता है या हार्ट अटैक होता है तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मतलब डेथ हो जाती है। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो तब तक ऐसा बोला जाता है कि ब्रॉड डेड। तो क्या सीपीआर इसके अंदर में कोई इफेक्टिव मतलब कि होता है? अगर जो कोई या फिर सीपीआर तो जैसे सडन सीपीआर उसी में होगा जो कोलैप्स हो जाए, उसका हार्ट पंप कर ही नहीं रहा तो उसको आप एक्सटर्नली पंप करोगे। अगर जो हार्ट अटैक हो रहा है तो हार्ट अटैक की डिग्री भी होती है। अगर जो चेस्ट पेन कार्डियक अरेस्ट के केस में, सडन कार्डियक अरेस्ट के केस में सर, जो कार्डियक अरेस्ट हो गया तो ये भी बहुत क्लियर है कि अगर जो 5 मिनट में कोई आपके आसपास आदमी है जो सीपीआर दे सकता है तो 50 to 60% चांस है कि वो बचाया जा सकता है आदमी। अगर जो 7 मिनट और 10 मिनट से ज्यादा है तो उसका चांस 10-20% रह जाता है। तो सर सभी को आना चाहिए सीपीआर सर? यू कैनॉट मोनोपोलाइज, उन बेचारों को चांस तो दो एक बार। फिर मैं जा रहा हूँ, रास्ते में बात कर लेना। हाँ, तो जनरल धारणा है कि एक बार बीपी की या डायबिटीज की दवा चालू हो जाती है वो बंद नहीं हो सकती। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो आपको और मैं कुछ ऐसी बात भी बोलूं जो मे बी और कुछ डॉक्टरों को अच्छी ना लगे। हमारा एज डॉक्टर क्या प्रयास है कि आपको गोली खिला के ठीक रखना है, गोली खिला के कंट्रोल तो करना है, पर उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है वो साथ साथ करना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर भी क्योर हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकती है, हार्ट डिजीज को रोका जा सकता है, एलिमिनेट नहीं, जहां पहुंच गई वहां पहुंच गई, बट डिले करा जा सकता है बहुत। तो बट इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी। अगर जो मैं चाहूं आप सारी जिंदगी मेरे अंडर रहो तो बात अलग है। डिपेंड करता है डॉक्टर साहब। जैसे 20 साल से मैं दवा ले रहा हूँ, 20 साल से ले रहा हूँ दवा बीपी की। मैं पहले मेरी चालू हुई कॉनकॉर्ड 0.5 mg, उसके बाद इकोस्पिन AB 75 mg, फिर ऑल्सार 20 mg, और फिर फेबुस्टेट। 4 दवा चल रही है एक साथ। मेरी बात तो सुन लो। अगर जो आपको किसी ने गाइडेंस दी है कि देखो ये चीजें करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैन बी बेटर, तब तो बात अलग है। अगर जो आप यही है कि आप जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसे दवाइयाँ बढ़ाते जाए तो कंट्रोल तो हो रहा है ब्लड प्रेशर, बट ऑल्सो इट इज आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड, क्योंकि साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के भी। तो इसीलिए ये तो आपको डिपेंड करना है कि कितना हेल्थी आप रहना चाहते हो। लास्ट क्वेश्चन है। मेरा 9 साल पहले बाईपास हो चुका है, उस वक्त क्रिटिकल था पोजीशन, तो क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर्स ने बोला था कि दोबारा ऑपरेट नहीं हो सकता, और उसके बाद में अभी मेरे दोबारा ब्लॉकेज आ गए हैं, और डॉक्टर वगैरह ने मैं 3-4 से कंसल्ट किया था, बोला स्टेंट भी नहीं लग सकता। देखो ऐसे आप जानते हो, आप जर्नलिस्ट हो? नहीं, मैं खुद पेशेंट हूँ। क्या हो? मैं खुद पेशेंट हूँ, मेरा खुद का बाईपास हो चुका है। नहीं, क्या करते क्या हो? मेरा तो बिजनेस है। बिजनेस। हाँ। तो देखो जैसे हर तरीके के बिजनेसमैन होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बढ़िया होते हैं, कोई घटिया होते हैं, ऐसे डॉक्टर भी होते हैं। तो इसीलिए आपको ये कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने खुद बोला है कि आज के दिन 90% लोग जिनको कई डॉक्टर कहते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, उसका मैं ऑपरेशन कर सकता हूं अगर जो ज़रूरत पड़ी। तो अगर जो आप चाहेंगे, क्योंकि आप सभा में आए हैं, तो आपका मैं फ्री चेकअप कर दूंगा, फिर आप देख लेना।